अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक्साइज ऑफिसर रसीद पर मेरे दस्तखत लेकर वापस चला गया। बुखारी की मौत की इत्तला सुनकर मुझे तअज्जुब हुआ। फिर एक ख्याल मेरे जहन में उभरा तो मुझे हंसी आ गई। बुखारी तभी मौत नहीं मरा था, एक हादसे का शिकार हो गया था और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो हादसा भी किसी सोची समझी स्कीम के तहत पेश आया होगा। जो बाअसर लोग मुझे बेगुनाह रिश्वत के घनौने इल्ज़ाम में फंसा सकते थे, वो बुखारी को भी मरवाने से बाज नहीं आए होंगे। बुखारी को इसके किए की सज़ा मिली थी। मैं उसके साथ केस में शामिल था, इसलिए मैं भी जाल में फंस गया। बुखारी का जुर्म संगीन था, उसे मौत की नींद सुला दिया गया। उसके अंडरग्राउंड वर्ल्ड के गॉड फादर भी इसकी मदद को ना आ सके। सारे ताल्लुकात धरे के धरे रह गए। रहीमुद्दीन ने भी आंखें फेर ली होंगी। उसे बुखारी से ज़्यादा अपनी मुलाजमत प्यारी होगी। महकमे में बहुत सारे इंस्पेक्टर बुखारी से पुरखाश रखते थे। अब सब ने सुकून का सांस लिया होगा। उनके दरमियान बुखारी की खाली जगह हासिल करने की खातिर रसाकशी शुरू हो गई होगी। मैं अपनी ईमानदारी के जुर्म की पादाश में जेल में बेयारो मददगार पड़ा एरियां रगड़ रहा था। किस बात पर मुस्कुरा रहा है गधे की औलाद? इंस्पेक्टर ने मुझे ठोकर मारकर गंदी गाली दी तो मैं खून के घूंट पी कर चुप हो गया। साहब, एक सिपाही ने कहा, ये आपको आंखें दिखाता है, ले जाओ हरामी को उठाकर ड्राइंग रूम में। इंस्पेक्टर ने जहर खान से कहा, उसके लंच का वक्त हो रहा है, पेट भरकर खाना खिलाओ। इंस्पेक्टर के इशारे पर वो मुझे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए फिर उसी अकूबत खाने में ले गए जहां दूसरे मुजरिमों पर पहले से जुल्म तोड़ा जा रहा था। 3-4 मस्टंडे किस्म के सिपाहियों ने फिर मेरे सब्र को आजमाना शुरू कर दिया। मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी तो उन्होंने हाथ रोक लिए। इस रात मैं लाकअप में पड़ा मौत की दुआएं मांग रहा था जब किसी जोर जोर से किसी के कहका लगाने की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोल दी। जो दीवाना मुझे पहले रोज दफ्तर जाते वक्त मिला था, इस वक्त मेरे बराबर दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी खस्ता हालत पर कहके लगा रहा था। मेरे कानों में जलील की कही हुई बात गूंजी तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं उसे आंखें फाड़ फाड़ कर रहम तलब नजरों से देखने लगा। उसने पहले रोज जिस भूचाल का जिक्र किया था वो मेरी जिंदगी में आ चुका था। ऊद बलाओ की तरह आंखें फाड़ क्या घूर रहा है? उसने मुझे घूर कर कहा, आंखें मूंद ले, कानों में रुई ठोस ले, दमादम के नारे लगाया कर। मैं बेकसूर हूँ मलंग बाबा, मेरी आवाज़ रुंध गई। तुम मेरे लिए ज़िंदगी की दुआ नहीं मांग सकते हो तो अपने बामूद से मेरी मौत की सिफारिश कर दो। मैं जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी लेकर करूँगा भी तो क्या? बगलें बजाना बगलें। दीवाना आंखें निकाल कर बोला, फिर अपने बड़े हुए नाखनों से झाड़ झंकार दाढ़ी में उल्टी कंगी करने लगा। उसके वजूद से तअफ़ुन फूट रहा था, लेकिन कोई बात ज़रूर थी कि उसके कुर्ब का एहसास मुझे भला लग रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे भूल हो गई थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं उल्टे कदमों वापस चला जाता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। जवाब में वो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरने लगा जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। थाने के बाहर उस वक्त भी 2 मसला पहलेदार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मलंग पर कोई तवज्जो नहीं दी। शायद उन्हें वहां उसकी मौजूदगी का सिरे से इल्म ही नहीं था। जलील ने यही कहा था कि वो एक वक्त में किसी एक खुश नसीब को नजर आता है।
उसके होंठों से जो बात निकलती है वो पत्थर की लकीर साबित होती है। मैंने बुजुर्गों से यही सुना था कि अल्लाह के महबूब और बरगजीदा बंदे खुलकर किसी को किस्मत या गैब का हाल नहीं बताते, अशारों किनायों में उनकी रहबरी और रहनुमाई करते हैं। मलंग ने भी मेरे खिजर मंजलत करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि मैं जिधर से आया हूँ उधर ही उल्टे कदमों वापस लौट जाऊं। मैं उसकी बात का मफहूम ना समझ सका और अब मेरी जिंदगी में वो भूचाल आ चुका था उसने जिसकी निशानदाही की कोशिश की थी। मलंग मुझे दीवानों की तरह फटी फटी नजरों से घूरता रहा, फिर इधर उधर देखकर बड़ी राजदारी से बोला, मुझे उसी ने धक्का देकर तेरी तरफ भेजा है जिसने तेरी हिफाजत का वादा किया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। वही जिसने तुझे हथेली लगा रखी है। मलंग ने बाईं आंख झपकाई, फिर दोनों हाथ से सर के लंबे लंबे बाल खुजलाने लगा। उसकी निगाहों में वहशत ही वहशत नजर आ रही थी। मैं समझा नहीं बाबा, मैंने रिक्कत भरे लहजे में कहा। तुम्हें खुदा का वास्ता जो कुछ कहना है खुल कर कह दो। दम सलामत गम सलामत, हक हू हक हू हक हू हक। मलंग ने हक ऊ और हू हक के बुलंद नारे लगाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। पहरे पर मौजूद संतरियों ने उसके हू हक के नारों पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे अपने साथ ले चलो बाबा, मैंने गड़गड़ाना शुरू कर दिया। तुमने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं भटक जाऊंगा। इंतजार कर ले चिड़ी के गुलाम। उसने दीदे फाड़ कर मुझे वहशत भरी नजरों से घूरा, फिर सरसराते लहजे में बोला, वह जरूर आएगा, अभी अपने आने पाई के हिसाब में उलझा है। तोला माशा रत्ती क्या समझा? मैं कुछ नहीं समझ सका। मैंने तड़प कर कहा, तुम मेरे सर पर हाथ रख दो, उसी ने रखा है, उसका इंतजार कर। उसने मेरे और करीब खिसक कर बड़ी राजदारी से कहा, कलाबाजी खा गया तो आंतें बाहर आ जाएंगी, ऊंधे मुंह नाबदान में गिरेगा, हक हू। वो अपनी जुबान में बातें कर रहा था, मैं उलझ गया। तुम खुलकर बातें नहीं कर सकते तो तुम भी चले जाओ। मेरे मुकद्दर में जो लिखा है वो मैं अकेला भुगत लूंगा। ठोकर खाकर गिरेगा, आगे अंधेरा है, खुश। उसने होंठों पर उंगली रखकर अजीब पुर इसरार अंदाज में कहा। उसकी आंखें हलकों में तेज तेज गर्दिश कर रही थीं। खासी देर तक वह होंठों पर उंगली जुमाए दीदे नचाता रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बंदर की बजाय मच्छंदर हो जा, दुम दबाकर दम साध ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे रहम तलब नजरों से घूरता रहा कि शायद वो मेरी आंखों के जरिए मेरा हाल समझ ले। दीदे फाड़ रहा है, कट खने लंगूर। वो फिर हल्क फाड़ कर कह के बुलंद करने लगा। फिर अचानक उसने दोनों हाथ मुंह पर रखकर खामोशी इख्तियार कर ली और नजरें घुमा घुमा कर इस तरह अतराफ का जायजा लेने लगा जैसे किसी खतरे की बू सूंघ रहा हो। तुम क्या तलाश कर रहे हो? मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। आंखें बंद कर ले, घुटने सकेड़ कर दबक जा, आंधी आ रही है, काली आंधी, हक हू। उसने मदम आवाज में कहा, फिर दूसरे ही लम्हे नजरों से उजल हो गया। उसकी आमद बिला मकसद नहीं थी। खुदा का वो नेक बंदा फिर मेरी रहनुमाई को आया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि मैं उसके इशारों का ना समझ सका। दीवाने के जाने के बाद भी मैं बड़ी देर तक उसकी बातों पर गौर करता रहा, करवटें बदलता रहा। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं कर्ब की कैफियतों से वक्ती तौर पर आज़ाद हो गया। दूसरी सुबह मुझे हस्बे दस्तूर एक भंगी ने ठोकर मारकर जगाया। मुझे नाश्ते में कई रोज़ की बासी और बदबूदार रोटी दी गई। एक मिट्टी के टूटे हुए बर्तन में बगैर दूध के चाय मिली जो मैं किसी न किसी तरह जहर मार कर गया। उस रोज़ एक डॉक्टर मुझे देखने आया जिसने मेरे जख्मों पर दवाएं लगाईं, फिर खामोशी से वापस चला गया। मेरा ख्याल था कि ठीक 10 बजे फिर 2-3 जलाद किसी मुर्दा जानवर की तरह मुझे घसीटते हुए उसी अकूबत खाने में ले जाएंगे जहां मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतों से 2-4 किया जाएगा। लेकिन खिलाफे मामूल 11 बजे तक किसी ने मेरे लाकअप में झांकने की जहमत भी गवारा नहीं की। दोपहर को मुझे जो खाना मिला वो भी दूसरों के मुकाबले में कदरे बेहतर था, लेकिन शायद फ़कीर भी उसे खाने से इनकार कर देता।
मैं इस तब्दीली पर हैरान था। 2 दिन और गुजर गए। मेरे साथ मारपीट का सिलसिला बंद कर दिया गया। पुलिस का डॉक्टर बाकायदगी से आकर मेरे जख्मों का मुआयना करता रहा। वो मुझे क्यों जिंदा रखना चाहते थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। फिर जिस रोज़ मुझे रिमांड की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया जाने वाला था, उससे एक दिन पेशतर शाम के कोई 6 बजे 2 सिपाहियों ने मुझे हथकड़ी बेड़ी पहनाकर लाकअप से निकाला। मेरा जोड़ जोड़ फोड़े की मानत दुख रहा था। सारे जिस्म में टीसें उठ रही थी, लेकिन मैं उनके साथ हिम्मत करके कदम उठाता रहा। ऐसा ना करता तो वो फिर मुझे किसी रद्दी की बोरी की मानत बेदर्दी से ज़मीन पर घसीटना शुरू कर देते। लाकअप से निकालकर मुझे थाने से बाहर लाया गया, जहां पुलिस की एक वैन खड़ी थी। 8 रोज बाद मुझे खुले आसमान के नीचे साफ सुथरी फिजा में सांस लेने का मौका मिला। तो यूं लगा जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूं। मैं लंबी लंबी सांस लेने लगा। मुझे फरहत का एहसास हो रहा था, लेकिन सिपाहियों ने ज़्यादा मुझे मौका नहीं दिया। थाने से एक बावर्दी इंस्पेक्टर निकलकर बाहर आया तो उसके इशारे पर मुझे वैन के पिछले हिस्से में नाहमवार तख्ते पर डाल दिया गया। निशस्तों पर दोनों जानब 4 संगीन बरादर सिपाही बैठे थे। मुझे उनकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। मैं हथकड़ियों में बेड़ियों में कतई बेबस था, लेकिन वो पूरी तरह मुहताज थे। ये बात भी मेरे लिए परेशान कुन थी कि शाम के 6 बजे वो मुझे कहाँ ले जा रहे थे। क्या बुखारी की तरह उन्होंने मुझे भी ठिकाने लगाने का कोई खतरनाक मंसूबा तैयार कर लिया था? मेरी जहन में ये ख्याल उभरा तो मेरी रगों में दौड़ते खून की गर्दश तेज हो गई। मुझे दादा जान की बातें याद आने लगी। उन्होंने मेरी माँ से वादा किया था कि मुझे अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखेंगे, मगर उनका साया भी तादेर कायम ना रह सका। मेरे नाम की तब्दीली के सिलसिले में भी उन्होंने गोल मोल बातें की थी, मगर ये बात बड़े वसूख से कही थी कि मेरी उम्र तवील होगी। मेरी मरहूम वालदा की तशवीश पर यकीन दिलाते हुए कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन वो पटना से रवानगी के कुछ दिनों बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया। मैं बड़ी देर तक दादा जान को याद करता रहा। फिर अचानक मेरे तसव्वुर में जोगी सीताराम का ख्याल उभरा। उसने भी कहा था कि दादा जान की तस्बीह की करामात थी, जिसने डाकुओं को मेरे सिलसिले में अंधा कर दिया था। तस्बीह मेरे गले में ना होती तो मैं भी वालदैन के बेगोरो कफन लाशों के दरमियान कहीं खून में लत-पत पड़ा होता। मेरे वालिद का ख्याल था कि दादा जान मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत रखते हैं। ऐसा ना होता तो उन्होंने वो तस्बीह मेरे गले में ना डाली होती। उन्हें शायद पहले से अपनी मौत का भी इल्म हो रहा होगा, जो वो मेरी सालगिरह के फौरन बाद पटना से चले गए। वो जिंदा होते तो शायद मेरे किसी काम आते। जोगी सीताराम भी यकीनन कोई पहुंचा हुआ आदमी था, जिसको मेरे माजी की एक एक बात मालूम थी। उसने मेरे लिए अब तक जो कुछ कहा था वह सच होता चला आ रहा था। मुझे अपने किरदार पर बड़ा नाज था, लेकिन झरना के कुर्ब और उसके हुस्न की हशर सामानियों ने मुझे गुनाह की अमीक गहराइयों में धकेल दिया था। मेरी ईमानदारी का भरम भी उसके कहने के मुताबिक खाक में मिल चुका था। फिर मेरे जहन में जोगी सीताराम का एक जुमला उभरा। उस महान जोगी ने कहा था कि जब तेरे ऊपर कोई बप्ता पड़े, बचाव का कोई रास्ता ना हो, हर तरफ अघूर अंधेरा फैला हो और दम घुट रहा हो, तो सच्चे मन से मुझे याद कर लेना, मैं तेरी सहायता को ज़रूर आऊँगा। उसने ये भी दावा किया था कि आज जोगी सीताराम तेरे पास चलकर आया है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल तुझे इस महान जोगी की याद सताएगी। याद रख, तुझे मेरे चरणों के सिवा कहीं और शरण नहीं मिलेगी। मैं अभी सीताराम के बारे में सोच रहा था कि वैन की रफ्तार बेतदरीज कम होने लगी। फिर वैन रुकी और इंजन की आवाज़ ख़त्म हो गई, तो मैं यही समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। मेरे दिल की धड़कनें यकलख तेज़ होने लगी। मेरे पास वक्त कम था। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में अब एक आखिरी फैसला करना था। मैंने सोचा क्यों ना जोगी सीताराम को याद करके उसकी ताकत को भी आजमा लूं।
उसने दावा किया था कि अगर मैं उसके साथ समझौता करने पर आमादा हो जाऊं तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैं जो सोचूंगा वो पूरा होगा, जो चाहूंगा वो मिलेगा। किसी डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है। मौत का तस्वर और फांसी घाट का मंजर ही इंसान के सारे कसबाल निकाल देता है। बड़े बड़े डाकुओं और दहशतगर्दों के पित्ते पानी हो जाते हैं, उनकी सारी लानतरानियां खत्म हो जाती हैं। वो चीख चीख कर जिंदगी की भीख मांगनी शुरू कर देते हैं, गड़गड़ाने लगते हैं। उनके मुकाबले में मैं तो कुछ भी नहीं था। किसी ने बाहर से वैन का पिछला दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मेरी जिंदगी और मौत का फासला घट रहा था। मैंने सोचा कि तकदीर और हालात के सामने घुटने टेक दूं, लेकिन उसी लम्हे दीवाने मलंग की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। दुम दबाकर दम साध ले, सब ठीक हो जाएगा। कलाबाजी खा गया तो आंतें बाहर आ जाएंगी, ऊंधे मुंह नाबदान में गिरेगा। हक हूँ, हक हूँ। मलंग की बात याद करके मैंने खुद को संभाला। अभी मुझे जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। वो अगर मुझे मारने ही की खातर थाने से निकाल कर किसी वीराने में लाए थे तो उन्हें मुझे ठिकाने लगाने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। वो चाहते तो मुझे अकूबत खाने में भी गोली मार कर हलाक कर देते, मेरी लाश बोरी में भरकर किसी वीराने में फेंक आते। ये काम उनके लिए ज्यादा आसान होगा। मेरा जहन तेजी से कलाबाजियां खा रहा था। पिछली निशस्तों पर बैठे हुए संतरी एक एक करके उतरने लगे। फिर उन्होंने मुझे भी टांग पकड़कर बाहर घसीट लिया। दो सिपाहियों ने आखिरी वक्त में सहारा ना दिया होता तो मुंह के बल जमीन पर गिरा होता। मैंने किन अखियों से कुर्बो जवार का जायजा लिया। वेन किसी गैराज में खड़ी थी और गैराज की हालत बता रही थी कि वो किसी साहब सरूवत की आलीशान कोठी का एक हिस्सा रहा होगा। इंस्पेक्टर ने वैन से उतरकर एक लम्हे इंतजार किया, फिर वो मुझे हाथ से पकड़कर एक दरवाजे की सिमत ले गए। दरवाजे की दूसरी तरफ सीढ़ियां थीं, जहां एक शख्स हाथ में जदीद राइफल लिए खड़ा था। उसने मुझे हकारत भरी नजरों से देखा, फिर सीढ़ियां उतरने लगा। मुझे भी उसके ताक़ुब में धक्का दे दिया गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक और दरवाज़ा था, जिसकी दूसरी तरफ किसी ज़मीन दोज हिस्से का एक कमरा मौजूद था, जिसे स्टोर रूम ही कहा जा सकता था। तुम इस हराम के तुख्म को इधर ही ज़मीन पर बिठाओ, राइफल बरादर ने बड़े खुरदरे लहजे में इंस्पेक्टर को घूर कर कहा। मैं साहब को खबर करता हूँ। मौत का ख्याल मेरे जहन से छटने लगा। वो मुझे किसी बड़े अफसर के बंगले पर लाए थे। राइफल बरादर के जाने के बाद मुझे ज़बरदस्ती फर्श पर लिटा दिया गया। बेड़ियों की वजह से मेरा बैठना दुश्वार था। सुनो, इंस्पेक्टर ने मुझे खौनख्वार नज़रों से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा, अपनी जुबान ज्यादातर बंद ही रखना, वरना तुमको भी वहीं भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे दूसरे साथी को पहले ही लोडन ट्रक के जरिए रवाना किया जा चुका है। जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना। ज्यादा मुंह फाड़ने की गलती की तो कुत्तों से बदतर मौत मारे जाओगे। मैं खामोशी से इंस्पेक्टर की बातें बर्दाश्त करता रहा। फिर उस वक्त मेरी हैरत से मैं चौंक पड़ा जब मैंने उस शख्स को बड़े क्रूफर से सामने पाया, जिसे बुखारी ने 2 लाख के इवज छोड़ दिया था। वो तनहा नहीं था, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी जदीद असला से लेस मौजूद थे। वो खौफनाक नज़रों से मुझे घूर रहा था। मुझे हैरत हुई, कानून की हालत ज़ार पर हंसी भी आई कि मुझे ईमानदार होने के बावजूद एक ऐसे मुजरम के सामने पेश किया गया जिसे बुखारी ने रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त अपनी गुलू खलासी के लिए वो मिन्नत समाजत कर रहा था और इस वक्त किसी बड़े जिम्मेदार ऑफिसर की तरह मेरे सामने सीना ताने खड़ा मुझे घूर रहा था। उसको देखकर इंस्पेक्टर और उसके अमले के अफराद भी अटेंशन पोजीशन में आ चुके थे। चंद लम्हों तक वो हकारत भरी नज़रों से मेरी बेबसी और खस्ता हालत पर गौर करता रहा, फिर सपाट लहजे में बोला, तुम्हें अपने उस साथी का अंजाम मालूम है जो किसी जंगली और पागल कुत्ते की तरह मेरे ऊपर भौंक रहा था। उसका इशारा बुखारी की तरफ था। नहीं, मैंने मध्यम लहजे में झूठ बोला। हमने उसे ख़त्म करा दिया। उसने नफरत भरे अंदाज में कहा, हम ऐसे जंगली जानवरों को पसंद नहीं करते जो हमारा रास्ता खोटा करने की कोशिश करते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या नाम था उस सूर की औलाद का? उसके तेवर आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक हो रहे थे। तजम्मुल बुखारी, मैंने खौफज़दा लहजे में मुख्तसरन जवाब दिया। हाँ, वही जो अपने ऑफिसर का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा था। उसने
ख्वार लहजे में सवाल किया, क्या तुम लोगों को ये इशारा नहीं दिया गया था कि जहां तुम्हारा असली बाप नजर आए इधर से नजरें फेर कर चुपचाप किसी और की तरफ चले जाना। मैंने फिर खामोशी ही मुनासिब समझी, क्या जवाब देता। तुम्हारा मुखबर कौन था? अचानक वो पहलू बदलकर बड़े सफाक लहजे में बोला, मुझे उस हरामी का नाम बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैंने साफ गोई से कहा, शायद बुखारी जानता हो। समझ गया। वो किसी चोट खाई जख्मी नाक की तरह बल खाने लगा। तुम शराफत से मुंह नहीं खोलोगे? क्यों? मैं अभी पिटना से तब्दील होकर आया हूँ। मुझे बुखारी के साथ मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। उस इशारे के साथ ही एक राइफल बरादर ने मेरे मुंह पर जूते की भरपूर ठोकर मारी तो मैं बिलबिला कर रह गया। मेरे गाल पर जहां ठोकर लगी थी वहां से खून बहने लगा। मैं लंबी चौड़ी बात सुनने का आदी नहीं। वो गुर्राया, मुझे मुखबर का नाम बता दो, मैं तुम्हारे साथ रियायत की सिफारिश करूंगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे मुखबर का नाम नहीं मालूम। मैंने बड़ी आर्जी से कहा, ईमानदार? उसने मुझे कहर आलूद निगाहों से घूरा। सूर की औलाद, क्या तू भी अपने साथी के पास जाना चाहता है जो जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा तेरी राह देख रहा है? मैं कसमसाकर रह गया। इसके सिवा और कर भी क्या सकता था। बास एक बॉडीगार्ड ने बड़े जहरीले अंदाज में उसे मुखातब किया, मेरा ख्याल है कि इसका हलक खुश्क हो रहा है। जूस का एक डोज पीने के बाद शायद इसकी जुबान फर फर चलने लगे। मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो बॉडीगार्ड की बात सुनकर मुझसे बोला, शराफत से मुखबर का नाम उगल दे, वरना तेरा अंजाम बड़ा भयानक होगा। चुप क्यों है हरामजादे? पुलिस इंस्पेक्टर ने भी मुझसे कड़कर कहा। साहब की बात मान ले, उगल दे मुखबर का नाम, वरना हम तुझे उधेड़ कर रख देंगे। सुन रहा है मैं क्या हुक्म दे रहा हूँ? मेरा जहन चकरा कर रह गया। वो मुझसे उस मुखबर का नाम दरियाफत कर रहे थे जिसका इल्म मेरे फरिश्तों को भी नहीं था। अपनी गंदी जुबान खोल दे, नहीं तो मैं तुझ पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दूंगा। उसने हल्क फाड़ कर गर्ज अदार आवाज में कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। दूसरे बॉडीगार्ड ने बराह रास्त मेरे होंठों पर बूट की ठोकर मारी तो मेरे सारे दांत हिलकर रह गए। मेरे होंठ फट गए। खून मेरे मुंह से भी उबलने लगा। मेरे वजूद के सारे बालों पर कपाने लगे। इस खंजीर की औलाद को पेशाब पिलाओ, उसने पागलों की तरह चीख कर हुक्म दिया। उस वक्त तक इसकी चमड़ी उधेड़ते रहो जब तक मुखबर का नाम उसके हलक से निकलकर बाहर ना आ जाए। फिर जो कुछ हुआ उसकी तफसील बड़ी कराहत अमेज है। मैं एहतजाज करता रहा, चीखता रहा, अपनी बेगुनाही और लाइल्मी की कस्में खाता रहा, लेकिन एक स्मगलर का फैसला अटल था। उसके गार्ड और पुलिस वालों ने मिलकर मुझे पिछाड़ दिया। एक राइफल बरादर उछलकर मेरे सीने पर सवार हो गया। मैं उनकी गलीज हरकतों और सकनात समझ रहा था और मेरे साथ क्या घिनौना सलूक करना चाहते थे। मैं माहियो बेआब की तरह तड़पने लगा। उन्होंने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैंने सख्ती से अपना मुंह बंद कर लिया। किसी ने राइफल के बट से मेरे मुंह पर जरब लगाई और फिर एक रिवाल्वर की नाल मेरे मुंह में इस तरह डाल दी गई कि मुंह बंद ना कर सका। फिर वही हुआ जो वो चाहते थे। छाती पर सवार शख्स ने मेरे मुंह पर पेशाब करना शुरू कर दिया। मेरी सांस रुकने लगी। मेरा दम सीने की गहराइयों में घुटने लगा। मुझे एक जोर की उबकाई आई। एक लम्हे को ऐसे लगा जैसे मेरा कलेजा हलक से निकलकर बाहर आ गया हो। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरे होशो हवास मुअत्तल हो गए। मैं बेहोशी से 2-4 होता चला गया। मैं कितनी देर तक बेहोशी की कैफियत से 2-4 रहा मुझे याद नहीं, लेकिन दोबारा जिंदगी का एहसास उस वक्त हुआ जब एक मदम सी आवाज मुझे कहीं दूर से आती सुनाई दी। डॉक्टर, इसे मरना नहीं चाहिए। अगर ये मर गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा काम इंसान को बीमारी दुख से निजात दिलाना है। आप परेशान ना हो, ये बच जाएगा। लेकिन दूसरी आवाज डॉक्टर की थी जो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। लेकिन क्या डॉक्टर, इस पर जो तशद्दुद किया गया है वो बड़ा जालिमाना है। इस तरह तो किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। डॉक्टर, दूसरे शख्स ने सर्द और नाराज अंदाज में कहा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकोगे? फरमाइए। इसका सीधा हाथ और उल्टा पांव काट दो। मैं चाहता हूं कि ये इबरत का निशान बनकर जिंदा रहे, ताकि इसका अंजाम देखकर फिर कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कभी ना करे। सॉरी सर, डॉक्टर ने बड़ी साफ गोई से कहा।
मैं बिला वजह किसी इंसान को माजूरी की जिंदगी गुजारने का सबब नहीं बन सकता। क्या तुम मेरे हुक्म की तामील से इनकार करोगे? तहक्कमाना लहजे में सवाल किया गया। आप जो काम मुझसे लेना चाहते हैं वो मेरे पेशे के तकाज़ों के खिलाफ है और मैं अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकता, डॉक्टर ने फैसला कुन आवाज में जवाब दिया। कुछ देर तक सन्नाटा तारी रहा, फिर पहली आवाज सरसराती हुई उभरी। ठीक है, तुम इसकी सांस बहाल करने की फिक्र करो, बाकी काम कोई दूसरा डॉक्टर अंजाम देगा। मैं दम साधे खामोश पड़ा रहा, लेकिन इन जुमलों को सुनने के बाद मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। मैंने उस बड़े स्मगलर की आवाज़ पहचान ली। मुझे जिसके बंगले पर ले जाया गया था, मेरा जहन माऊफ होने लगा। मेरा पूरा वजूद फोड़े की मानत दुख रहा था। मेरी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो अभी मुतमिन नहीं हुए थे। मुझे अपाहचों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना चाहते थे। डॉक्टर ने इनकार ना किया होता तो वो अपनी ख्वाहिश की तकमील में ज्यादा देर भी ना लगाते। मुझे मेरी दयानतदारी और ईमानदारी की जो सजा दी जा चुकी थी, उससे उनके दिल को ठंडक नहीं मिली थी। वो मुझे मेरे महकमे के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर जिंदा रखने की हौलनाक स्कीम बना रहे थे और कानून के मुहाफ़िज़ खामोश थे। मेरा जहन गुप्त अंधेरों में भटकता रहा। डॉक्टर मेरे जख्मों का मुआयना करता रहा। फिर मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कई इंजेक्शन लगाए गए। उनकी खुसर फुसर की आवाज़ें मेरा सुकून बर्बाद कर रही थीं। मैं महसूस कर चुका था कि उनके हाथ वाकई बहुत लंबे थे। कानून की उनकी निगाहों में कोई वक़्त नहीं थी। उन्होंने वक्ती तौर पर डॉक्टर की हुक्म अदूली को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन उनके लिए डॉक्टरों की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा भी था कि मेरा हाथ पांव काटने का कोई दूसरा डॉक्टर अंजाम देगा। मेरे जहन पर गर्म आंधी के झक्कर चलने लगे। मेरे जख्मों की टेस बढ़ रही थी। वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, जिंदा रखने की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं अपाहजों की जिंदगी कबूल करने को तैयार नहीं था। मैंने किसी ख्याल के तहत पाँव को जुम्बश देने की कोशिश की तो कराह कर रह गया। उन जालिमों ने मजालम की इंतहा करने के बावजूद मुझे बेड़ियों की कैद से आज़ाद नहीं किया था। हथकड़ियों की वजह से मैं हाथ भी नहीं हिला सकता था। मेरे जहन में मुतअद्दिद ख्यालात उभर रहे थे। सबसे अहम ख्याल ये था कि वो किसी तरह गाफिल हों और मैं खुद अपने हाथों से अपना गला घूंट कर जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए रिहाई पा जाऊं। जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे ऊपर अजाब बनकर गुजर रहा था जब उसी स्मगलर की मनहूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। डॉक्टर, ये कितनी देर तक होश में आ जाएगा? इंस्पेक्टर, इस बार गालबन पुलिस इंस्पेक्टर को मुखातब किया गया। तुम यही ठहरो, हम कुछ देर में वापस आते हैं। फिर कुछ मिले जुले कदमों की आवाज उभर कर दूर होती चली गई। शायद वो कमरे से जा चुके थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अचानक मुझे गुप्त अंधेरों में रोशनी की एक किरण नजर आई। मैंने चारों तरफ से मायूस होकर जोगी सीताराम को सच्चे दिल से याद किया। मैं अपनी ईमानदारी का बेहानक अंजाम और कानून की बेपसी का दिलचस्प तमाशा देख चुका था। मेरे लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। मैं एक मुसलमान था। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा ईमानदारी का दर्स दिया। इसी ईमानदारी की खातिर मैंने पटना को खैरबाद कहा था, लेकिन ढाका आने के बाद भी मुझे करार नहीं मिला। मैं जो सजा भुगत रहा था वो मुझे मंजूर नहीं थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंसान मट्टी का पुतला है। जिंदगी की ख्वाहिश जानवरों को भी आखिरी अकदाम करने पर उकसा देती है। मैंने भी इसी जज्बे के तहत जोगी सीताराम को याद किया। मुझे अपनी जिंदगी के गुप्त अंधेरों में वही उम्मीद की एक किरण नजर आई। मोहब्बत और जंग में तमाम हरबों का इस्तेमाल जायज होता है। आसमान की बुलंदियों से एक बम अपने दामन में होलनाक तबाहकारियां समेटे तेजी से अपने निशाने की सिमत लपकता है। जमीन से टकराने के बाद वो बेहानक धमाके के साथ खुद भी रेजा रेजा होकर बिखर जाता है और उसकी तबाहकारियां सैकड़ों और हजारों बेकसूर इंसानों को भी मौत की अब्दी नींद सुला देती हैं। मैंने भी मरने से बेशतर अपने दुश्मनों से इंतकाम की ठान ली। जोगी सीताराम मेरे पास आखिरी हरबा रह गया था। मैं उसकी नाकाबिले यकीन बातों को आजमाना चाहता था। मेरे जहन में जोगी सीताराम का तस्वर मौजूद था। मैं उसे दिल की गहराइयों से याद कर रहा था जब एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, तूने सच्चे मन से महान जोगी को याद किया है, फिर डर किस बात का? आंखें खोल दे बालक,
जोगी सीताराम की मानूस आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। मैं अभी तक उसी स्मगलर के स्टोर रूम में एक पलंग पर पड़ा था। कमरे में मेरे अलावा वो पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद था जो मुझे वहां लाया था। तीसरा शख्स अपने लिबास के एतबार से डॉक्टर लग रहा था, जो मेरे करीब खड़ा मुझे हमदर्दाना अंदाज में देख रहा था। दरवाजे के करीब वही राइफल बरादर मौजूद था जिसने मेरे हल्क में पेशाब करने की कोशिश की थी। उसे देखकर मुझे दोबारा अबकाई आने लगी। तूने बड़े कष्ट बर्दाश्त कर लिए मूर्ख, पहले ही जोगी का कहा मान लेता तो आज इस हालत में ना होता। सीताराम की आवाज सुनकर मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कहीं वो आवाज मेरे वहम की पैदावार तो नहीं थी, मैंने सोचा। फिर दबदबे में पढ़कर बेअक्ल होने लगा। जोगी की आवाज मेरे कानों में बहुत वाज़ेह तौर पर उभरी, बस अब शांत हो जा, कोई चिंता मत कर, मैं जो तेरे पास मौजूद हूँ। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ समझौता कर लूँ तो फिर मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैंने कमजोर लहजे में सीताराम के तस्वर को खामोश अंदाज में मुखातब किया। तूने जोगी का कहा मानने में देर कर दी। मैंने तुझे समझाया था कि तुझे मेरे चरणों के सिवा कहीं और शर्म नहीं मिलेगा। क्या तुम अब भी मेरी मदद करने को तैयार हो? मैंने पुरउम्मीद लहजे में पूछा। बात तेरे बात से निकल चुकी है, अब तो मेरे बस में है, मेरे चुंगल में कले गले फंसा है। सीताराम की खुरदरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं तुझसे एक पल को भी गाफिल नहीं था। तुझ पर जो बप्ता पड़ी है मैं उसका सारा हाल जानता हूँ। मैंने कहा था ना कि तुझे एक दिन मेरे चरणों पर झुककर जीवन की भक्षा के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। याद है बालक? हाँ मुझे याद है, मैंने होंठ भींच कर कहा। इतनी जल्दी नाराज हो गया? अभी तो तुझे जीवन में और भी बहुत कुछ देखना है। तेरे पुरखों ने गलत नहीं कहा था कि तू लंबी उम्र पाएगा। मुझे अपाहतों की तरह जीना मंजूर नहीं। तुम कोई ऐसे ही जंतर मंतर पढ़कर फूंको कि मुझे इस जिंदगी से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने बेजारी का इजहार किया। बड़ी मुश्किल से खोजा है तुझे, इतनी जल्दी कैसे खो सकता हूँ? अभी तो खेल शुरू हुआ है बालक, तू अभी से ऊपर जाने की बात कर रहा है। जोगी सीताराम ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर दूसरे ही लम्हे बेहद संजीदगी से बोला, मैं तेरे साथ अब भी समझौता कर सकता हूँ, परंतु एक ही शर्त होगी। वो क्या? मैंने तेजी से पूछा। तुझे जोगी की हर आज्ञा का पालन करना होगा, कभी हचर मचर करने के भूल नहीं करेगा, धर्म कर्म को भी दरमियान में नहीं लाएगा। सीताराम ठोस लहजे में मुझे समझा रहा था। कभी छल खपट से काम नहीं लेगा। मुझे मंजूर है, मैंने जिंदगी बचाने की खातर बगैर सोचे समझे कहा। इन नामसाइद हालात में सोचने का वक्त भी नहीं था। मन को अच्छी तरह टटोल कर एक बार फैसला कर ले, अभी समय तेरे हाथ में है। सीताराम ने सख्त और ठोस आवाज में जवाब दिया। एक बार सच्चे मन से वचन देकर तूने पीछे हटने की भूल की तो जोगी का कष्ट तुझे पूरे संसार में कहीं भी चैन ना लेने देगा। हमेशा भटकता रहेगा, मौत की आशा करेगा, लेकिन वो भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। तो फिर निश्चिंत बेफिक्र हो जा, उसने बड़े यकीन से कहा। तू जोगी की शरण में आ गया है, अब कोई शक्ति तुझे परेशान नहीं कर सकेगी। तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर ने नरम आवाज में मुझे मुखातब किया। अभी तक जिंदा हूँ, मैंने कर्ब में डूबी हुई आवाज में जवाब दिया। मायूस मत हो, उसने मुझे झूठी तसल्ली दी। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। ये तुम्हारी खुशफहमी है डॉक्टर, मैंने तल्ख लहजे में कहा। जिस काम से तुमने इनकार कर दिया वो कोई और कर देगा। डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर होंठ भींच लिए। इंस्पेक्टर तेजी से लपकता हुआ करीब आया। डॉक्टर, उसने शायद हमारी बातें सुन ली हैं। हो सकता है, डॉक्टर ने सर्द आह भरकर जवाब दिया। इंस्पेक्टर जवाब में कुछ कहना चाहता था कि वही स्मगलर फिर अपने एक असला बरादर बॉडीगार्ड के साथ सामने आ गया, जिसे तजम्मुल बुखारी ने पकड़ कर छोड़ दिया था। मुझे होश में देखकर उसकी आंखों में फिर इंतकाम के शोले भड़कने लगे। उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। अब मैं तन्हा नहीं था। जोगी सीताराम की मावराई कुव्वतें भी मेरे साथ शामिल होने का वादा कर चुकी थीं। मुझे यकीन था कि वो कहीं आसपास ही मौजूद होगा। डॉक्टर, इस संग दिल जुरैन पेशा शख्स ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाए डॉक्टर को मुखातब किया। ये होश में आ गया है, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम अब जा सकते हो।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम अपनी जुबान को बंद ही रखोगे, भूल जाओगे कि कभी तुम यहाँ आए भी थे, वरना। उसने अपना जुमला दीदा दानिस्ता नामुकम्मल छोड़ दिया। डॉक्टर उसका मफहूम समझ चुका था, वो समझदार था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, अपना बैग जिप करके हाथों में लिया, फिर तेज तेज कदम उठाता बाहर चला गया। एक बॉडीगार्ड उसके साथ गया था। डॉक्टर के जाने के बाद वो सीना ताने 2 कदम और आगे आ गया। हमने फैसला किया है कि तुम्हें एक हाथ और एक पैर से महरूम करके मुआफ कर दिया जाए। उसने बड़े सर्द और सफाक लहजे में कहा, तुम्हें 1 साल की सजा होगी। जेल का डॉक्टर मेरा वाकिफ हकार है, वो तुम्हारा इतना इलाज जरूर कर देगा कि तुम जिंदा रहो। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। बचने की एक ही शक्ल है, उसने थोड़े तवक्कुफ से कहा। मुखबर का नाम उगल दो और सजा काटने के बाद इस मुल्क से कहीं दूर चले जाओ। बालक, जोगी सीताराम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने कहा था कि मैं अब आ गया हूँ, तू निश्चिंत हो जा, परंतु तू अभी तक सहमा सहमा नजर आ रहा है। मैंने तुझे जो वचन दिया है, क्या उस पर विश्वास नहीं आया तुझे? पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारे हाथ पैर काटने की खातिर किसी डॉक्टर की खिदमात हासिल की जाएं, लेकिन अब मेरे मुलाजम ये खदमात अंजाम देंगे। उसने यकलख्त गर्ज कर कहा, हराम के तुखम, मुझे टुकर टुकर घूरना बंद कर दे, एक आखिरी फैसला कर ले, मुखबर का नाम बता दे, या अपाहजों की तरह तमाम जिंदगी सड़कों पर अपने वजूद के बोझ को घसीटता फिरेगा। मैं कह चुका हूं, मुझे मुखबर का नाम नहीं मालूम। मैंने हिम्मत से काम लेकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें भी मेरा हाथ नहीं था, सब कुछ तजम्मुल बुखारी ने किया था। मैं उसके साथ जरूर था, लेकिन शट अप यू बास्टर्ड, वो हलक के बाल चीखा। मैं तेरी सफाई नहीं सुनना चाहता। मैं कोई जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था कि मैंने किसी नादीदा हाथ को अपने जख्मों पर सरसराते महसूस किया। लम्हों की देर थी कि कमरे में मौजूद तमाम अफराद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। खुद मैं भी हैरान रह गया। मेरे जिस्म से जख्मों के नामो निशान पलक झपकते ही दूर हो गए। मेरी बात ध्यान से सुन बालक, सीताराम की आवाज़ उभरी। जब जोगी की शक्ति तेरे साथ है तो डर किस बात का? क्या तुम मेरे जिस्म पर हथकड़ी और बेड़ियां नहीं देख रहे? मैंने धड़कते दिल से कहा। मैं एक हूं और वो 4, बाहर उनके और गुर्गे भी मौजूद होंगे। मैं तन्हा किस किस का मुकाबला करूंगा? तू अब तन्हा नहीं है मूर्ख, सीताराम की महान शक्ति भी तेरे साथ है। लेकिन कोई चिंता मत कर, वो मेरी बात काट कर बोला। मैं कुछ देर के लिए तेरे शरीर में ऐसी शक्ति फूंक रहा हूं कि अगर 4 की बजाय 10 राक्षस हों तो भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तू जो कहेगा वही होगा, पर अपना वचन याद रखना। तूने मेरी हर आज्ञा का पालन करने की सौगंध उठाई है। मुझे याद है, मैंने तेजी से जवाब दिया। मेरे जख्मों का एक पल में मंदबल हो जाना हैरत अंगेज था। मुझे जोगी सीताराम की कुव्वत का अंदाजा हो चुका था। वो यकीनन पुर इसरार और हैरत अंगेज मावराई कुव्वतों का मालिक था। कमरे में मौजूद हर शख्स तस्वीर हैरत बनकर रह गया। मेरे बदन का तार तार और खून में लथड़ा हुआ लिबास, मेरा उधड़ा हुआ जिस्म जिससे एक एक लम्हा बेशतर खून रस रहा था, तअफ़्फ़ुन फूट रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। और इंस्पेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही थी। मैंने सबसे पहले उसी को मुखातब किया। इंस्पेक्टर, मेरी हथकड़ी बेड़ी खोल दो। मेरा लहजा तहक्कुमाना था। इंस्पेक्टर बल खाकर रह गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक उसी लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे अचानक मेरी रगों में खून की बजाय आतिश फशां का उबलता लावा दौड़ रहा हो। मेरे अंदर जिस तवानाई ने अचानक अंगड़ाई ली थी वो भी हैरान कुन थी। मुझे अब वो लोहे की हथकड़ी और बेड़ियां प्लास्टिक के हकीर खिलौने नजर आ रहे थे। सीताराम अपनी महान शक्ति के जोर से मेरे अंदर किसी शैतानी कुव्वत की रूह फूंक चुका था। मुझे अपने सामने खड़े अफराद भी नाली में रेंगते हुए कीड़े मकोड़े नजर आए। इंस्पेक्टर, तुम शायद बहरे हो गए हो। मैंने उसे दोबारा मुखातब किया, क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? नादर खान, बड़े स्मगलर ने, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, अपने एक बॉडीगार्ड को ललकारा। इस हरामी का शायद दिमाग चल गया है जो इसने भौंकना शुरू कर दिया। इसकी जुबान काट दो।
नादर खान नामी बॉडीगार्ड ने अपने बेल्ट से शिकारी चाकू निकालने पर हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। फिर वो किसी खौनख्वार दरिंदे की तरह मेरी जानब लपका, लेकिन मेरे करीब आकर बुत बन गया। मैं समझ गया कि सीताराम की महान शक्ति ने उसे बेबस कर दिया। नादर खान, मैंने सीताराम की बात को आजमाने की खातिर नादर खान को घूर कर कहा, जिस खंजर से तुम मेरी जुबान काटने के लिए आगे बढ़े थे, अब उसी अपनी गर्दन पर फेर लो। इनकार करोगे तो इसका नतीजा और ज्यादा भयानक भी हो सकता है। सुन रहे हो नादर खान, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। फिर जो कुछ हुआ उसने जोगी सीताराम की बात की तस्दीक कर दी। मेरे हौसले उस वक़्त और बुलंद हो गए जब नादर खान ने मेरे हुक्म की तकमील में खंजर की तेज धार अपने हाथों से अपने गले पर फेर ली और जमीन पर गिरकर किसी ज़िबा किए हुए बकरे की तरह पिछाड़े खाने लगा। उसके हलक से खून का फवारा उबल रहा था। इंस्पेक्टर का रंग फक हो गया। दूसरा गार्ड भी फटी फटी नजरों से अपने साथी का हशर देख रहा था। मेरे सबसे बड़े दुश्मन की हालत भी गैर होने लगी। मैंने उसे तीखी नजरों से देखते हुए सवाल किया, अब तुम्हारा क्या फैसला है मेरे बारे में? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने अपना रिवाल्वर वाला हाथ फिजा में बुलंद किया, लेकिन किसी मावराई कुव्वत ने उसे इतनी शिद्दत से झटका दिया कि रिवाल्वर उसके साथी के मुंह पर जाकर लगा। मेरे दुश्मन का मुंह भी खुले का खुला रह गया। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। मैं तुम्हारी हथकड़ी बेड़ी खोले देता हूँ, इंस्पेक्टर ने बाजी पलटते देखकर मुर्दा सी आवाज में कहा, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। तुम्हारा जुर्म पहले से ज्यादा संगीन हो जाएगा। कानून के हाथ तुम्हारी गर्दन पर ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कानून, मैं हकारत से मुस्कुरा दिया। फिर मैंने फरेरी ली तो मेरे जिस्म पर मौजूद हथकड़ी और बेड़ी कड़कड़ाकर टूट गईं। इंस्पेक्टर के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो भी बुत बन गया। मैं अंगड़ाई लेता हुआ पलंग से नीचे आ गया। तुमने कुछ देर बेशतर मेरा एक हाथ और एक पैर काटने का फैसला किया था, मैंने अपने दुश्मन से कहा, जिसकी अकल ने शायद काम करना छोड़ दिया था। उसकी जगह मैं होता तो शायद मेरी भी वही हालत होती जिससे वो 2-4 था। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फटी फटी आंखों से मुझे घूरता रहा। तुम मुझे निशाने इबरत बनाने की सोच रहे थे, अब सांप क्यों सूंघ गया? मैं जहर खान से बोला। उसके होंठ सिर्फ कपकपा कर रह गए, मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अब मैं तुम्हें एक हुक्म दे रहा हूँ, मैंने सर्द लहजा इख्तियार किया। रिवाल्वर उठाओ और अपनी कंपटी पर रखकर लबलबी दबा दो। मेरे कहने की देर थी कि वो किसी सआदतमंद बच्चे की तरह आगे बढ़ा। फर्श पर पड़े हुए रिवाल्वर को उठाकर अपनी कंपटी पर लगाया। फिर उसे ट्रैगर दबाने में भी कोई हचकचाहट नहीं हुई। उसकी पहाड़ जैसी लाश लड़खड़ाती हुई फर्श पर गिरी और गाढ़े गाढ़े खून से फर्श सुर्ख होने लगा तो इंस्पेक्टर की पतलून गीली हो गई। खौफ और दहशत के एहसास से उसका पेशाब खता हो गया। उसका जिस्म इस तरह लर्ज रहा था जैसे उसे बिजली के नंगे तारों में लपेटकर 440 पावर का करंट छोड़ दिया गया हो। कमरे में अब वाहद वो गार्ड बाकी रह गया जिसने मेरे मुंह पर पेशाब करने का एजाज हासिल किया था। उसकी आंखों से भी खौफ झांक रहा था। चेहरे की रंगत इस तरह जर्द हो गई जैसे वो बरसों से यरकान के मर्ज में मुब्तला हो। तुम्हारा नाम? मैंने जहर खान से पूछा। बास मुझे जाबर कहा करता था, वो हकलाने लगा। मुझे उसका जवाब सुनकर हंसी आ गई। वो मौत के दहाने पर खड़ा था मगर अभी तक खुद को जाबर समझ रहा था। मैंने उसे भी वही हुक्म दिया जो नादर खान को दे चुका था। उसकी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो चुका तो मैं इंस्पेक्टर की तरफ पलटा। तुम कानून के मुहाफिज हो, एक जिम्मेदार अफीसर। मैंने उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे सकता, तुम खुद मुझे अपने फैसले से आगाह करोगे। मैंने जो कुछ किया उसमें मेरी मर्जी को कोई दखल नहीं था। इंस्पेक्टर ने रूहानी आवाज में कहा, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं ऊपर के अहकामात की तामील ना करता तो वह मुझे बरतरफ कर देते, शायद मुझे अपने रास्ते से हटाने में भी दरेग ना करते। ये जो कुछ कह रहा है इसमें रत्ती बराबर भी झूठ नहीं। जोगी सीताराम की आवाज सुनाई दी, इसे क्षमा कर दो बालक। इससे कहो कि तुम्हें खामोशी से दोबारा लाकअप तक पहुंचा दे। क्या मुझे दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? मैंने एहतजाज करने की कोशिश की। धीरज बालक धीरज,
सीताराम ने कहा, मैं चाहूं तो तुझे हिमालय की चोटी पर भी पहुंचा सकता हूं, परंतु ये जो 3 लाशें पड़ी हैं, ये किसके खाते में जाएंगी? मैं समझा नहीं। मैंने ताज्जुब से पूछा, जोगी के सिलसिले में अपने हक में कोई गलत विचार मत ला बालक। मैं जानता हूं कि तेरी मुक्ति इसी में है कि वापस थाने चला जा, बाकी सब गुरु पर छोड़ दे। तू जेल में रहकर भी राज कर सकता है, लेकिन एक रात और गुजार ले, फिर देखना कि जोगी की महान शक्ति तुझे क्या क्या चमत्कार दिखाती है। मेरे पास सीताराम की बात मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। इंस्पेक्टर, मैंने जोगी के मशवरे पर इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, एक शर्त पर। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर के चेहरे पर जिंदगी के बुझते हुए चिराग की लो फिर टपटमाने लगी। अब मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। ऐसा करने के बारे में कभी सोचना भी मत, वरना तुम्हारा अंजाम सबसे ज्यादा इबरतनाक होगा। मैंने उसे सर्द आवाज में जवाब दिया, फिर बोला, तुम मुझे उसी हवालात में पहुंचा दो जहां से लाए थे, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो, मेरे सिलसिले में तुम्हारी जुबान हमेशा तालू से चिपकी रहेगी। ऐसा ही होगा, इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, फिर मुझे खामोशी से थाने पहुंचा दिया। उसने अपने साथियों से क्या कहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर याद है कि थाने की आहनी सुलाखों के पीछे जाने के बाद मेरी हालत फिर वैसी ही हो गई जैसे पहली थी। शायद जोगी सीताराम ने मेरे अंदर जो ताकत फूंकी थी वो वापस ले ली थी। इस बार उन्होंने मुझे हथकड़ी बेड़ी पहनाने की जरूरत नहीं समझी। मैं सलाखों के पीछे दीवार से सर टिकाए बैठा था। सलाखों की दूसरी जानब इंस्पेक्टर बैठा था। उसके चेहरे पर यतीमी बरस रही थी। वो बार बार किसी को फोन कर रहा था। उसकी आवाज इतनी मदम थी कि मैं उसकी बातें ना सुन सका, लेकिन उसके चेहरे पर तारी तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो बहुत खौफजदा है। वो मेरी वहशत का तमाशा देख चुका था। 3 लाशें उसके सामने तड़प तड़प कर ठंडी हो चुकी थीं। चौथा नंबर उसका था, लेकिन जोगी सीताराम की सिफारिश पर मैंने उसे छोड़ दिया था। मेरी नजरें इंस्पेक्टर के चेहरे पर जमी थीं, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं भी पुरसकून नहीं था। जिंदगी की ख्वाहिश ने मुझे सीताराम के साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। मैं ईमानदार था, लेकिन मेरे ईमान की कुव्वत इतनी पुख्ता और मजबूत नहीं थी कि मैं मौत के सामने घुटने टेक देता। वो मुझे अपाहज करने की खातिर मेरा हाथ पैर काटने की बात कर रहे थे। मेरी जगह आप होते तो शायद जिंदगी पर मौत को तरजीह देने की जुर्रायत आप में भी ना होती। सिर्फ बातें करना और मजहब के नाम पर जान देने की कसमें खाना देगर बात है। आम हालात में इंसान दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है, लंबे चौड़े दावे करता है, लेकिन कुत्ते जैसे जानवर के भौंकने की आवाज सुनकर खौफजदा हो जाता है। एक जरा खराश आ जाए तो तड़प उठता है, बिलबिलाने लगता है। मेरे ऊपर 4 आदमियों ने मिलकर जो तशद्दुद किए, उसकी तफसील बड़ी होलनाक और नाकाबिले बयान है। मैं आखिरी वक्त तक साबिते कदम रहा, लेकिन जब उन जालिमों ने मुझे निशाने इबरत बनाने की खातिर मेरे हाथ पांव काटने की बात की तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने सीताराम से समझौता कर लिया और अब मेरा नामा अमाल में 3 इंसानों का कत्ल लिखा जा चुका था। मैंने जो कुछ किया वो बेहालते मजबूरी था। कदमों के नीचे दबा हुआ कोई हकीर कीड़ा भी जिंदगी बचाने की खातिर अपने से 1000 गुना बड़े इंसान को काट लेता है। मैं भी उनके जो सितम बर्दाश्त ना कर सका। सीताराम ने मेरे जिस्म में कोई शैतानी रूह फूंकी तो इंतकाम के शोले अचानक भड़क उठे। मैंने जोश में होश से काम नहीं लिया और 3 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। इंस्पेक्टर वाहद गवाह रह गया। मैं उसे भी उसके किए की सजा देना चाहता था, लेकिन सीताराम दरमियान में आ गया। उसका मशवरा शायद ठीक ही था। वो इंस्पेक्टर के बयान को उसके दिमाग का खलल करार दे रहे होंगे, लेकिन जब तस्दीक के तौर पर उन्हें 3 लाशों का भयानक सबूत मिलेगा तो उनके दिमाग की सारी चूलें भी हिल कर रह जाएंगी। मुमकिन है वो इन 3 लाशों को मेरी बजाय इंस्पेक्टर के खाते में डालकर उसे फांसी पर लटका दें। अमले के दूसरे अफराद भी उम्र कैद की सजा भुगतने पर मजबूर कर दिए जाते, लेकिन हकीकत वही थी जो इंस्पेक्टर की जुबान उगल रही थी। मैं भी अपने कातिल होने का बेजाते खुद चश्मदीद गवाह था। मेरे जहन में तूफान उठ रहा था। मैं ईमानदारी के दायरे से निकलकर कातिलों की सफ में खड़ा हो गया था।
उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मेरे किरदार की अदालत मुझे मुजरिम करार दे रही थी। मैंने कोई बेईमानी नहीं की थी। जोगी सीताराम की पुरइसरार और नाकाबिले यकीन शैतानी कुव्वतों ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं नाकाम हो जाता और वो कामयाब हो जाते। लड़ाई के मैदान में भी एक की जीत और दूसरे की हार होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बाजी हारते हारते जीत गया। 3 इंसानों के खून के धब्बे मेरे दामन पर मौजूद थे, लेकिन मैं पुलिस की तहवील में हवालात में बंद था। संगीन बरादर पहरेदार ड्यूटी पर तैनात थे। मुझे इंसाफ की अदालत में कातिल करार देना उनके लिए नामुमकिन ही था। सारी बातें मेरे हक में थीं। मैं दीवार से टेक लगाई बैठा खुद अपना एहतजाब कर रहा था जब जोगी सीताराम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। किन जमीलों में उलझ रहा है मूर्ख, जो कुछ हुआ वही भविष्य में लिखा था और मिनश भूष के लिखे को कभी टाल नहीं सकता। लेकिन अब क्या होगा, मैंने बेचैनी से दरियाफ्त किया। अब भी वही होगा जो भविष्य में लिखा जा चुका है। जोगी की आवाज में इत्मीनान था। मैंने तुझसे कहा था ना बालक कि यह संसार एक गोरख धंधा है। इसकी ऊंच नीच अभी तेरी बुद्धि में नहीं आएगी। अभी तो तुझे मेरे बड़े पापड़ बेलने होंगे। मेरी सजा कब पूरी होगी, मैंने झल्ला कर पूछा। फिर धर्म गर्म के चक्रों में उलझकर डगमगाने लगा। सीताराम की आवाज ने जवाब दिया, तूने क्या जुर्म किया था जिसकी सजा की बात कर रहा है? दोषी तो वो हैं जिन्होंने निर्दोष होते हुए भी तुझे इस नरक में झोंक दिया। लेकिन अब समय पलट गया है। अब मैं तेरे साथ हूँ। अब विजय तेरी ही होगी। उन्हें अपने किए की सजा भोगनी पड़ेगी। बस एक रात और बीता ले, उसके बाद तेरी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जोगी सीताराम ने गलत नहीं कहा था। दूसरे दिन मुझे अदालत में पेश किया गया तो पुलिस के अपने पेशावर गवाह साहब बयान से मुनफरफ हो गए। तजम्मुल बुखारी की जगह जो दूसरा अफेसर केस भुगताने आया वो भी बुखला गया। गवाहों के मुनहरफ होने के बाद मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। मुझे फादर मजिस्ट्रेट की बेबसी पर हंसी आई। मैं बरी होने के बाद अपने अपार्टमेंट पर पहुंचा तो वहां किसी और का कब्जा था। लोग मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया था, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वालों की निगाहों का जाविया बदल चुका था। मैं बेयारो मददगार रह गया। मैं बोझल कदमों से नीचे आया तो झरना सामने गाड़ी में मौजूद थी। मैंने कतरा कर गुजर जाना चाहा, लेकिन उसने गाड़ी से नीचे उतरकर मेरा रास्ता रोक लिया। मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए ढाका से बाहर गई हुई थी। मुझे तुम्हारे हालात का इल्म नहीं था, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं यहाँ होती तो तुम्हारी मदद को जरूर आती। तुमने मुझे अब भी पहचान लिया, ये भी मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं, मैंने जहर खान से जवाब दिया। मुझे खुशी हुई कि तुमने अब आप कहना छोड़ दिया। वो मेरे तंज को नजरअंदाज करके मुस्कुराई, फिर मेरा हाथ थाम कर गाड़ी में बिठा दिया। मैं चाहता तो इनकार कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। कदम जमाकर कहीं सुकून से बैठकर मैं अपने मुस्तकबल के बारे में गौर करना चाहता था। गाड़ी चलना शुरू हुई तो मैंने संजीदगी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि शायद अब कर्नल मुझे तुम्हारे से साथ देखकर किसी मसरत का इजहार नहीं करेगा। मैं तुम्हें अपनी कोठी पर नहीं ले जा रही। वो मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराई। मुझे ढाका वापस आते ही तुम्हारे हालात का इल्म हो गया था। मैं आज सुबह थाने भी गई, मगर मालूम हुआ कि तुम्हें अदालत में ले जाया गया है। मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट पर आकर इंतजार करना चाहा, लेकिन यहाँ भी हालात तब्दील हो चुके हैं। मुझे मुलाजमत से मुअत्तल किया जा चुका है। मैंने उसे हालात की तफसील बताते हुए कहा, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ, लेकिन मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूंगा कि गलती की इब्तदा बुखारी की तरफ से हुई थी। मैं भी उसकी लपेट में आ गया। मैं तफसील जान चुकी हूँ, उसने लापरवाही से कहा। बुखारी को उसके किए की सजा भी मिल गई। तुमने शायद रहीमुद्दीन से एक बार पहले भी मेरी सिफारिश की थी। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की। अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद कानूनी तौर पर मेरी मुलाजमत खत्म नहीं की जा सकती। तुम्हारा सिर्फ एक फोन
मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, मगर शायद अब वो तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त करने पर आमादा ना हो। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं ठोस अंदाज में बड़े यकीन से कहा। अब उसे मेरे मामले में अपने आप को बदलना होगा। मेरे लहजे में एतमाद था और एतमाद की पुष्ट पर जोगी सीताराम की मावराई कुव्वतें शामिल थी। मैं जिसके साथ समझौता कर चुका था, अब तुम्हें मुलाजमत करने की क्या जरूरत है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। मैं समझा नहीं। मैंने झरना को वजाहत तलब नजरों से देखा। उसके गुदाज होंठों पर लापरवाह मुस्कुराहट खेल रही थी। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा सहर था कि मैं उसके चेहरे से नजरें ना हटा सका। उसके लिबास से फूटने वाली मशहूर कुन खुशबू मेरे वजूद को गुदगुदाने लगी। वो कल भी सरापा क़यामत थी, आज भी उसके हुस्न की दिलकशी में वो मकनातीसी कशिश मौजूद थी जो जिन्स मुखालफ को मदहोश करने के लिए बड़ा मुअस्सर किरदार अदा करती है। मेरी निगाहें उसके लिबास पर सरसराने लगी। उसके जिस्मानी नशीब मेरी निगाहों में उतरने लगे। मेरे जिस्म पर चूंटियां रेंगने लगी। पहली बार खुद झरना ने मेरी तरफ पेशकदमी की थी। मैं मजबूरन हालात का शिकार हो गया। आज वो एक शान बेनियाजी से ड्राइविंग सीट पर बैठी सड़क की जानिब मतवज्जह थी और मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसका करब मुझे उकसा रहा था। मैं उसकी आगोश में गुम होकर उन सऊबतों को भूल जाना चाहता था जिसने मेरे दिलो दिमाग पर कोई अच्छा और खुशगवार असर नहीं डाला था। मैंने बेतकल्फी से उसकी जानब खिसक कर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। वो कसमकाकर बोली, ये शाहरा आम है, आजर कोई देख लेगा। तुम्हें किसका खौफ सता रहा है? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। कर्नल का या किसी दूसरे वाकफकार का? मैं किसी से नहीं डरती। वो मेरे जुमले की साखत पर तलमला उठी। फिर गाड़ी यहीं कहीं फुटपाथ से मिलाकर खड़ी कर दो। मैंने उसे छेड़ने की खातिर कहा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे खुशी है कि अब तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट रहे हो, उसने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। उस रोज कर्नल की कोठी के बखसूस निगार खाने में तुमको क्या हो गया था? मैंने लाजवाब होकर उसे बाजुओं में समेटने की कोशिश की तो उसके हाथ स्टीयरिंग पर फिसलने लगे। मैंने किसी हादसे के खौफ से बड़ी तेजी से अपने हाथ खींच लिए। मौत से डरते हो? उसने संभल कर कहा। फिर बड़े तलख लहजे में बोली, मुझे देखो, मैंने तन्हा होने के बावजूद किसी महाज पर शिकस्त तस्लीम नहीं की। सिर्फ एक बार पिस्पा हुई थी, लेकिन उसी पिस्पाई ने मुझे जीने का ढंग सिखा दिया। अब मैं एक शख्स की गलती का इंतकाम हर उस शख्स से ले रही हूँ जो औरत को पाँव की जूती समझते हैं। मैंने क्या कसूर किया था? मैंने आहिस्ता से पूछा। तुम्हारी बात और है, उसने शोखी और बेबाकी से मुस्कुराकर कहा। तुम मुझे पहली मुलाकात में ही अच्छे लगे थे। क्या कर्नल को इल्म है तुम किन रास्तों पर चल रही हो? हो भी सकता है, वो शाने उचकाकर बोली, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। शायद इसलिए कि वही मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है। मैं झरना से छेड़छाड़ की बातें करता रहा। उसकी रफाकत मेरे जहन पर तारी कसलमंदी बड़ी हद तक दूर कर रही थी। 20 मिनट बाद उसने अपनी गाड़ी एक छोटे से खूबसूरत मकान के सामने रोकी। वो गालबन कोई कॉलोनी थी जहां बेशुमार मकानात एक ही डिजाइन के तामीर किए गए थे। उनका रकबा ज्यादा नहीं था, लेकिन तामीर के इतबार से उन्हें खूबसूरत कहा जा सकता था। झरना ने मुख्तसर से पोर्टिको में गाड़ी खड़ी की। मैं भी उसके साथ नीचे उतरा। उसने सदर दरवाजे पर पहुंचकर चाबी से ताला खोला तो मैंने पूछा, क्या ये खूबसूरत मकान किसी ने बतौर तोहफा दिया है? नहीं, वो बड़ी संजीदगी से बोली, ये मेरा जाती मकान है। जब मैं मॉडलिंग किया करती थी उस वक्त मैंने उसे अपनी कमाई से खरीदा था। कर्नल से शादी करने के बाद मैंने इसे फरोख्त नहीं किया। मैं मकान में दाखिल हुआ तो उसकी खूबसूरत सजावट और दीदा ज़ेब फर्नीचर को देखकर दिल बाग बाग हो गया। मुख्तसर से ड्राइंग रूम में जितनी तस्वीर मौजूद थी वो झरना की थी। मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मसनूआत के साथ वो तस्वीरें उस वक़्त की यादगार थीं जब वो मॉडल थी। वो मुझे घर का एक हिस्सा दिखाती रही। 2 कमरों पर मुश्तमिल वो मकान हर एतबार से अपनी मिसाल आप था। वहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। एक कॉर्नर में फ़ोन भी रखा हुआ था। क्या ये मकान खाली पड़ा रहता है? मैंने उसे खरीदने की खातिर पूछा। हाँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2 मरतबा यहाँ आकर खुद अपने हाथों से इसकी सफाई करती हूँ। और वो यकलख्त जज्बाती हो गई।
तुम पहले मर्द हो जिसने इसे पूरी तरह घूम फिर कर तफसीर से देखा है। यहाँ आने वाले बिजनेसमैन जो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के लिए बुक करते थे, ड्राइंग रूम से आगे कभी ना बढ़ सके। तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? मैंने उसे अंदर से टटोलना चाहा। मेरा इशारा तुम्हारे वालिदैन की तरफ है। वालिद का इंतकाल हो चुका है, इसीलिए मैंने मॉडलिंग का पेशा इख्तियार किया था। उसने सर्द आह भरकर जवाब दिया, माँ जिंदा है, वो कलकत्ता में रहती है, यहाँ क्यों नहीं रहती? उसे कर्नल से मेरी शादी का पसे मंजर मालूम हो गया था। वो गैरतमंद थी, इसलिए ये देश ही छोड़कर चली गई। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैंने उसे उदास होता देखकर मौजू बदल दिया। मैंने कहा था ना कि तुम पहली मुलाकात में मुझे अच्छे लगे। उसने वालहाना नज़रों से मेरी तरफ देखा, बड़ी बेतकल्फ़ी से बोली, अगर तुम कर्नल से पहले मेरी ज़िंदगी में आए होते तो मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी ना करती। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। मैंने उसके चेहरे पर फूटने वाले शफ़क़ को महसूस करते हुए कहा, हैरत है कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके। उसने वजाहत की, ये मकान मेरी ज़ाती मलकियत है और तुमको भी मैं गैर नहीं समझती, इसलिए जब तक तुम ढाका में हो यहीं रहोगे, और अगर मैं इनकार कर दूं, मैंने सवालिया नज़रों से घूरा, तो मुझे दुख होगा। उसकी आवाज़ में उसकी ज़िंदगी की तलखियाँ घुली हुई थीं। मैं उठकर उसके करीब चला गया। मैंने जवाब में उसके मरमरी हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो उसकी आंखों में आंसू झलमलाने लगे। वो आंसू उसकी अकीदत और मोहब्बत का इजहार थे। उनमें खलूस था, मोहब्बत थी, अपनायत थी। मैंने बेइख्तियार होकर उसे अपनी आगोश में घसीट लिया। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। उसकी खुद सुपुर्दगी का अंदाज भी क़यामत था। क्या कर्नल को इस मकान का इल्म है? मैंने कुछ सोचकर पूछा तो वो मुस्कुरा दी। डरते हो कर्नल से? उसने बड़े प्यार से कहा, फिर ठोस लहजे में बोली, हाँ उसे इस मकान का इल्म है, लेकिन वो इधर का रुख कभी नहीं करता। या यूँ समझ लो कि उसकी गैरत उसके पैरों की जंजीर बन गई। वो सिर्फ अपनी कोठी या 2-4 बूढ़े खोसर दोस्तों की हद तक महदूद होकर रह गया है। मैं तुम्हारी पेशकश फिलहाल कबूल किए लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ गई। उसने मुझे बड़ी हसरत से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, जब तुम्हें इससे बेहतर कोई ठिकाना मिले तो चले जाना। वो मेरे साथ 3-4 घंटे गुजार कर चली गई। जाते जाते उसने वादा किया कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे फ़ोन करने से दरेग नहीं करूँगा। उसने अपनी गाड़ी भी छोड़नी चाहिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वो गले मिलकर दोबारा आने का वादा करके चली गई, लेकिन उसके बदन की खुशबू बड़ी देर तक मेरे वजूद को महकाती रही। मैं 10 रोज़ का थका हुआ था। गुस्ल करके लेटा तो घोड़े बेचकर सो गया। मुझे किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। मैं कब तक दुनिया माफिया से बेखबर रहा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन इतना याद है कि दूसरी बार मुझे उस वक़्त होश आया जब किसी के कहकों की आवाज़ मेरे वजूद के सन्नाटे में गूंजती सुनाई दी। मैं हड़बड़ाकर उठा। हर तरफ घुप अंधेरा था। मैंने तेज़ी से उठकर लाइट ऑन की। रोशनी के बावजूद वहाँ कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन कहकों की वो आवाज़ बेदस्तूर सुनाई देती रही। वो उसी दीवाने मलंग के बेहंगम कहकों की आवाज़ थी जिसे मैं पहले भी सुन चुका था।